हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के फिफ्थ पेपर के बारे में। दोस्तों फिफ्थ पेपर का यहाँ पर आज फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आज ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिफ्थ पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले 203 पार्ट दे चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, करके सीखने पर आधारित क्रियाकलाप कौन से हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़कर ले सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, करके सीखने पर आधारित क्रियाकलाप कौन से हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, परियोजना कार्य, वाद विवाद, व्याख्यान कार्य, समस्या समाधान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा परियोजना कार्य। एक करके सीखने पर आधारित क्रियाकलाप क्या है, आपका परियोजना कार्य। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौशल जिसे यदि किसी व्यक्ति को मौका मिले तो सीख सकता है। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी आसान है। अगर आप इन्हें एक बार अच्छे से देखते हैं तो आप टिक कर सकते हैं। वह कौशल जिसे यदि किसी व्यक्ति को मौका मिले तो सीख सकता है, वह कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, जन्मजात कौशल, बी अर्जित कौशल, उपयुक्त दोनों। फिर से देख लेते दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह कौशल जिसे यदि किसी व्यक्ति को मौका मिले तो सीख सकता है, वह कहलाता है। दोस्तों जन्मजात और अर्जित दोनों ही आपका राइट आंसर बनेगा। देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है। वह कौशल जिसे यदि किसी व्यक्ति को मौका मिले तो सीख सकता है, वह कहलाता है। ऑप्शन है, जन्मजात कौशल, अर्जित कौशल, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा अर्जित कौशल। किसी व्यक्ति को मौका मिले तो सीख सकता है, यानी हम अर्जित कर सकते हैं। अगर कोई किसी काम को कर रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं, यानी अर्जित कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के दल या समूह में सीखने पर शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का क्या विचार है। बच्चों के दल या समूह, जिसे दोस्तों टोली शिक्षण कहते हैं, समूह में सीखने पर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का क्या विचार है। ऑप्शन है, इससे अधिगम उत्तम होता है, इससे अधिगम घटिया होता है, इससे कोई लाभ नहीं होता, एकल अधिगम श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों यहां पर आप आसानी से लगा सकते कि आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए, इससे अधिगम उत्तम होता है। ठीक है दोस्तों, यदि समूह में या टोली में जो सीखना है आपका, ये यानी अधिगम उत्तम होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्रकृति द्वारा निर्मित क्या है। दोस्तों सभी को पता होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सूर्य, आकाश, पौधे। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस से पानी प्रदूषित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, नदी के किनारे पेड़ लगाना। ऑप्शन बी, नदी के किनारों के साथ तटबंध बनाना, ये तो बने ही होते हैं। नेक्स्ट दिया है, नदी के किनारों के पास कारखाने बनाना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा सी। यहाँ पर पूछा गया है किससे पानी प्रदूषित होता है। तो दोस्तों अगर आप नदी के पास में कारखाने लगाओगे तो नदी से जो गंदा पानी आएगा, इससे पानी जो है प्रदूषित होगा। तो आपका राइट आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक योजना के कितने सोपान है। दोस्तों वार्षिक योजना के जो है छह सोपान होते हैं। आपका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, पाठ्य योजना को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। दोस्तों पाठ्य योजना को ब्लूप्रिंट कभी नहीं कहा जाता, तो आपका राइट आंसर बनेगा कभी नहीं, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अनुभव आधारित अधिगम की प्रक्रिया के क्या क्या लाभ हैं। निम्न में अनुभव आधारित अधिगम की प्रक्रिया की बात की जा रही है कि क्या क्या भाग है। ऑप्शन है, हाथ से काम करके सीखना, अनुभव के द्वारा। दोस्तों अगर आप इसे थोड़ा सा समझेंगे तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं।
करके सीखना, उपयुक्त दोनों, या लिख व ब- बाले के सीखना। दोस्तों यहां पर जो आपका दिया गया है हाथ से काम करके सीखना और बी है करके सीखना, तो दोस्तों यहां पर आपके दोनों ही ऑप्शन ये सही बनते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा सी, उपयुक्त दोनों। राइट आंसर आपका सी, उपयुक्त दोनों। हाथ से काम करके सीखना और करके सीखना अनुभव आधारित अधिगम की प्रक्रिया के भाग हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठ योजना किन कार्यों का सहायतार्थ साधन मात्र है? पाठ योजना जो है किन कार्यों का सहायतार्थ साधन मात्र है? ऑप्शन है अध्यापक को निर्देश देने में, बिल्कुल सही है। शिक्षण संबंधी क्रिया करने में। अगला पॉइंट है शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान कराने में। दोस्तों यहां पर आपके सभी पॉइंट सही है, राइट आंसर आपका बनेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? ऑप्शन दिया गया है नदी में कूड़ा फेंकना, अगला कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना, क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है, यहां पर बिल्कुल सही बात की गई है, तो आपका राइट आंसर बनेगा बी, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई 2009 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। आरटीआई 2009 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों का मूल्यांकन पूरे वर्ष भर चलना, बी मासिक परीक्षा, सी अर्धवार्षिक परीक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आरटीआई 2009 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ है बच्चों को मूल्यांकन पूरे वर्ष भर चलना। राइट आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। इकाई संगठित विज्ञान तथा कला वातावरण का विस्तृत एवं महत्वपूर्ण पहलू है। इकाई संगठित विज्ञान तथा कला वातावरण का विस्तृत एवं महत्वपूर्ण पहलू है जिसके ज्ञान लेने से व्यक्तित्व में अनुकूलता आती है। यह किसने कहा है या यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका टिक लगा सकते हैं कि ये किसने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात कही है ये मॉरिसन ने कही है, आपका राइट आंसर बनेगा ए, मॉरिसन। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कहा है मॉरिसन ने। इकाई संगठित विज्ञान तथा कला वातावरण विस्तृत एवं महत्वपूर्ण पहलू है जिसके ज्ञान लेने से व्यक्तित्व में अनुकूलता आती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात जो है यह कथन किसका है? मॉरिसन का है। राइट आंसर आपका ए बनेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। नेक्स्ट, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, सभी को पता होगा दोस्तों। यहां पर आप ऑप्शन देख लीजिए, घरों से निकलने वाला धुआं, बिल्कुल गलत। बेकरियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वायु प्रदूषण की बात हो रही है यहाँ पर शहरों में वायु प्रदूषण की। अगला पॉइंट है आपका मोटर गाड़ियों से निकलने वाली दूषित वायु, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों बड़े शहरों में जो है मोटर गाड़ियों से जो निकलने वाली दूषित हवा है, यानी निकलने वाला जो धुआं होता है, वो बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो आपका राइट आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत कौन से साधन आते हैं? दृश्य और श्रव्य साधनों के अंतर्गत कौन से साधन आते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वीडियो, बी रिकॉर्डर और सी शिक्षण मशीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होगा कौन सा राइट आंसर बनने वाला है, ए वीडियो, जिसमें दृश्य और श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है, दृश्य और श्रव्य साधनों के अंतर्गत वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक साधन के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर क्रियात्मक साधन की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अभिनय करना, क्रियात्मक साधन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन उदाहरण है, भूमिका निभाना, बिल्कुल सही है ये भी, और तीसरा है प्रयोगशाला में कार्य करना। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही बनते हैं, आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एनसीएफ 2005। दोस्तों इस पर अंडरलाइन कर लीजिए और आप सभी इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। एनसीएफ पर हर साल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टेट और सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं ये सभी टेट और सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ 2005 बच्चों के पर्यावरण एवं सीखने के बारे में किन बिंदुओं पर बल देता है? तो दोस्तों देख लीजिए, यहां से आपके 5 पॉइंट क्लियर होने वाले हैं, तीन पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। पहला दिया गया है सीखने के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सीखने के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, क्या क्या है? अर्थ निकालना, दूसरा अमूर्त सोच, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना तथा विवेचना का कार्य। फिर से देख लीजिए, यहां पर पूछा गया है एनसीएफ 2005 बच्चों के पर्यावरण एवं सीखने के बारे में किन बिंदुओं पर बल देता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सीखने के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, क्या क्या है? अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना तथा विवेचना के कार्य। ये दोस्तों एनसीएफ 2005 के बारे में कहा गया है ये। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये सही है। सेकंड पॉइंट क्या है? बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो यहां पर बी पॉइंट भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला पॉइंट, स्कूल के भीतर व बाहर दोनों स्थानों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। बिल्कुल सही है ये दोस्तों। एनसीएफ 2005 में बच्चों के पर्यावरण एवं सीखने के बारे में इन बिंदुओं पर जोर दिया गया है, यानी बल दिया गया है इन बिंदुओं पर। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये सभी पॉइंट आपके कैसे हैं? सभी पॉइंट सही है। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अध्ययन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया ए, बच्चों का आपस में घुलना मिलना। दोस्तों बिल्कुल सही है ये। अगला बच्चों का आपस में बातें करना, ये तो गलत हो जाएगा आपका। अध्ययन के लिए, अध्ययन की बात की जा रही है, अगर बातें करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे फिर। अगला है बच्चों का शांत रहना, अगर शांत भी रहेंगे तब भी पढ़ाई नहीं होगी आपकी। या उपयुक्त सभी, तो दोस्तों यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी नहीं होगा क्योंकि आपके ये दोनों गलत हो चुके हैं, तो उपयुक्त सभी होने वाला नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा ए बनेगा, बच्चों का आपस में घुलना मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। आकलन के मुख्य गुण कौन कौन से हैं? ऑप्शन है विश्वसनीयता, बी उपयोगिता, सी वस्तुनिष्ठता और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के अद्भुत विकास की अवधि क्या होती है? बच्चों के अद्भुत विकास की अवधि क्या होती है? दोस्तों अद्भुत विकास की अवधि पूछी जा रही, तो आपका यहां से राइट आंसर क्या बनेगा देख लेते हैं। ए दिया गया है पहली कक्षा से तीसरी कक्षा, दूसरा दूसरी कक्षा से छठी कक्षा तक, और तीसरा दिया है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक, और फोर्थ दिया है आपका छठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बच्चों के अद्भुत विकास की अवधि क्या होती है? तो दोस्तों बच्चों के जो अद्भुत विकास की अवधि है वो है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। इस पर बच्चे को अधिक कंसंट्रेट करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर बनेगा सी, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्यालयों में लिखित परीक्षा के सामान्यतः कितने रूप प्रचलित हैं? तो दोस्तों भारतीय विद्यालयों में जो लिखित परीक्षा के सामान्यतः जो रूप हैं वो 2 रूप प्रचलित हैं। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर बनेगा ए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 2 लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, शैक्षिक मापन होता है। शैक्षिक मापन की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है संख्यात्मक, बी सापेक्ष और सी निरपेक्ष और डी स्थिर। तो दोस्तों शैक्षिक मापन जो है निरपेक्ष मापन होता है, आपका राइट आंसर सी बनेगा। अगला दिया गया है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। दोस्तों ये जो कथन है आपका स्टीवेंस का है।
ये स्टीवेंस ने कहा है कि मापन जो है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। दोस्तों ये जो आपकी बात कही है स्टीवेंस ने कही है, दोस्तों ये जो बातें जिस विद्वान ने कही है ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है और इससे पहले जो 2 वीडियो और दिए हैं वहां भी डिस्कस किया गया है और आपसे कहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप चाहे तो उसे कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। ये जो भी आपको बताया गया है यहाँ ये आपके पेपर में आ सकते हैं। और दोस्तों अगर जो बात ये कही गई है यानी विद्वानों के द्वारा कही गई जो बातें हैं उन्हें अगर आप याद करेंगे तभी आप टिक लगा सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कई बार पूछा गया है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। दोस्तों फिर से देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है। मूल्यांकन की जो परिभाषा है एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहता है। दोस्तों ये कथन जो है आपका रेमर्स ने कहा है, आपका राइट आंसर बनेगा ए रेमर्स। याद कर लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापन एवं मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहां पर पूछा जा रहा है मापन और मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो देख लीजिए एक बार ऑप्शन में। मापन का क्षेत्र मूल्यांकन से व्यापक है। मापन का क्षेत्र मूल्यांकन से व्यापक है। अगला पॉइंट है मापन मूल्यांकन की अपेक्षा विशिष्ट होता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मापन परंपरागत एवं मूल्यांकन नवीन धारणा है। तो दोस्तों यहां पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहां से आपसे पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जा रहा है गलत है, मापन एवं मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों मापन का क्षेत्र मूल्यांकन से व्यापक है। दोस्तों ये पॉइंट जो है आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका बनेगा ए, मापन का क्षेत्र मूल्यांकन से व्यापक है। तो यह आपका हो जाएगा ए पॉइंट सही। बाकी जो बातें कही गई हैं ये सभी मूल्यांकन के संबंध में सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। असुरक्षित उपकरणों का दूसरा नाम है। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है असुरक्षित उपकरणों का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों जो स्वयं निर्मित उपकरण है ये असुरक्षित उपकरणों का दूसरा नाम है स्वयं निर्मित उपकरण। आपका राइट आंसर बनेगा ए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या पूछा गया फिर से देख लिया। असुरक्षित उपकरणों का दूसरा नाम क्या है, स्वयं निर्मित उपकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है। तो दोस्तों दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपकरण यानी वर्गीकरण जो है 2 रूपों में किया जाता है। राइट आंसर आपका बनेगा ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है अधिगम यानी सीखने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए विद्यालय, बी है घर, सी समुदाय और डी उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। आपका राइट आंसर बनेगा डी। अधिगम यानी सीखने की क्रिया जो है कहीं भी संपन्न हो सकती है, चाहे वो विद्यालय हो या घर हो या समुदाय हो, सभी जगह। अगला क्वेश्चन दिया गया मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा मूल्यांकन जो है 2 प्रकार का होता है, पहला आंतरिक मूल्यांकन और दूसरा बाह्य मूल्यांकन, जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। आपका राइट आंसर बनेगा सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बी यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, सी मूल्यांकन सकारात्मक प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मूल्यांकन की ये तीनों ही विशेषताएं हैं और आपका राइट आंसर जो बनेगा डी बनेगा उपयुक्त सभी।
फिर से देख लेते एक बार, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मूल्यांकन सकारात्मक प्रक्रिया है, यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दिया गया है, प्राचीन काल में परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन में दिए गए हैं, वायु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जंतुओं की पेशीय ऊर्जा, सी पानी से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा, और डी परमाणु से होने वाली ऊर्जा। तो दोस्तों, प्राचीन काल में परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता? तो आपका राइट आंसर बनेगा बी, जंतुओं की पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था। आपका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों आप ये पहले पॉइंट पे अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप समझ जाइए असम में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडों का निवास है। और आपको एक पॉइंट ये भी मिलता है कि यहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो आपको लगा देना है गैंडे, ठीक है, गैंडा का निवास है। इन जंतुओं को यहाँ सुरक्षा की जाती है, क्योंकि, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडों का निवास है। इन जंतुओं की यहाँ सुरक्षा की जाती है क्योंकि ये मांसाहारी जंतु और जंगलों को भी उजाड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, ये शोभा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष रूप से सींगों के लिए इनका शिकार किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर जो बनेगा सी बनेगा, विशेष रूप से सींगों के लिए इनका शिकार किया जाता है। अगला पॉइंट क्या दिया है, ये पेड़ पौधे खाने वाले जंतु हैं और जंगलों को उजाड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही पॉइंट जो है, सटीक आंसर जो है वो आपका सी है, विशेष रूप से सींगों के लिए इनका शिकार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इनकी सुरक्षा की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, मूल्यांकन बौद्धिक पक्ष के अतिरिक्त किस पर बल देता है? अब यहाँ पर मूल्यांकन के बौद्धिक पक्ष के अतिरिक्त किस पर बल देता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है बालकों के विचारों पर, बिल्कुल सही है, रुचियों पर, ये भी आपका सही है, और तीसरा है तर्क वितर्क पर, ये भी सही है। तो दोस्तों मूल्यांकन जो बौद्धिक पक्ष के अतिरिक्त इन सभी पर बल देता है, तो आपका राइट आंसर बनेगा जो है डी बनेगा, उपयुक्त सभी पर। टिक कर लीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर डी होगा। अब दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को आ चुका है आपके सामने। दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों कल जो है इसका 5th पार्ट अपलोड किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन में। क्वेश्चन क्या दिया गया है, मूल्यांकन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन में दिया गया है साक्षात्कार, ये भी मूल्यांकन की पद्धति है। दूसरी है प्रश्नावली, ये भी है, और सी है संचित अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही जो पद्धतियां दी गई हैं, ये मूल्यांकन की पद्धतियां। आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।